देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग एन इनलैंड कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशन नोटिफाइड एंड अप्रूव्ड अंडर द कस्टम एक्ट। अब इस पॉइंट को पढ़ने से पहले ना मुझे लगता है एक छोटा सा आपको पिक्चर दिखा देता हूं आपको, ताकि थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि हम एक्चुअली में किस चीज़ से रिलेटेड बात करने जा रहे हैं। इस पिक्चर को देख के आपको हल्का सा आइडिया लगा होगा हम बेसिकली किससे रिलेटेड बात करने जा रहे हैं। ये क्या है, इनलैंड कंटेनर डिपो होते हैं ना, आपने देखा होगा दिल्ली में वगैरह में भी, आप जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ पर एक्सपोर्ट वगैरह आपको अगर माल करना है, इंपोर्ट माल कुछ मंगाना है बाहर से, तो डिपो वगैरह बने होते हैं, वहाँ से माल भेज सकते हो और मंगा सकते हो। अभी हम पॉइंट में पढ़ें क्या इसका पूरे पीछे बैकग्राउंड क्या है, पूरी हम बात समझते हैं, लेकिन एक छोटा सा मैंने आपको पिक्चर दिखा दी, कुछ इस तरह से इनलैंड कंटेनर डिपो या कंटेनर फ्रेट स्टेशन वगैरह होते हैं। अब ये पॉइंट आया क्यों है, देखिए इस पॉइंट को आने का रीजन क्या है। मान लीजिए कोई आदमी है जो मुंबई में है, इसको कुछ माल इंपोर्ट करना है या हो सकता है एक्सपोर्ट करना है। अब मुंबई में शिपिंग स्टेशन या शिपिंग यार्ड वगैरह ऑलरेडी अवेलेबल है, क्योंकि पोर्ट बने, शिपिंग पोर्ट वगैरह हैं यहाँ पर अवेलेबल है। तो मुंबई में रहने के लिए यहाँ जहाँ पर भी पोर्ट्स वगैरह अवेलेबल हैं उन लोगों के लिए बड़ा इजी है अपने गुड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा पाना। जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो अपना पूरी कर लेते और अपना जो है पोर्ट पे माल ले जाकर वहाँ पे जो भी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती है उसको पूरी करके अपने माल को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करा लेते हैं। अगर हम वहीं पर बात करें कि अगर कोई पर्सन मान लीजिए दिल्ली में है, अब दिल्ली में तो कोई पोर्ट अवेलेबल है नहीं, भाई दिल्ली में तो कोई पोर्ट अवेलेबल है नहीं। अब दिल्ली वाले बंदे को अगर कोई माल एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना है तो जाहिर सी बात है इसे किसी ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहां पर पोर्ट अवेलेबल हो, वहीं पर तो माल लेके जाएगा अपना। अब ऐसा तो नहीं दिल्ली से माल फेंक देगा और पोर्ट पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना। तो वो अपने माल को पोर्ट लेके जाएगा, फिर वहां पे जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होगी, जो भी फॉर्मेलिटीज वगैरह होगी कस्टमर के अंदर, वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करेगा और अपने माल का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर लेगा। अब दिल्ली में रहने वाले आदमी जिसको माल अपना एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना है वो कहता है कि साहब मुझे ना अपना माल इंपोर्ट कराना है या मुझे अपना माल एक्सपोर्ट कराना है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि अपने माल को मैं पोर्ट तक लेके जाऊं और मुझे इतनी फॉर्मेलिटीज वगैरह की इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो एक मिस्टर हैं एक्स लिमिटेड, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, वो क्या काम करती है, वो कहती है कि भैया दिल्ली वाले भैया आप चिंता ना करिए, हमने ना दिल्ली के अंदर ही इनलैंड कंटेनर डिपो बनाया हुआ है, एक कंपनी खोली है, एक्स लिमिटेड की कंपनी है, उस कंपनी इनलैंड कंटेनर डिपो के नाम से कंपनी एक्स लिमिटेड इनलैंड कंटेनर डिपो है, आईसीडी है। वो क्या काम करती है कि जिसको भी अपना माल एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कराना है वो अपने उस गुड्स को यहां इनके पास छोड़े और जितनी भी फॉर्मेलिटीज होंगी कस्टम की जितनी भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट से रिलेटेड जो भी फॉर्मेलिटीज होंगी वो एक्स लिमिटेड पूरी करेगा ऑन बिहाफ ऑफ दिल्ली वाले बंदे से, और इसके माल को जहां पर भी मुंबई में या जहां पर भी जो भी नियरेस्ट पोर्ट होगा वहां पर वो माल को भेज देंगे, वहां से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट, अगर माल आना होगा तो इंपोर्ट करा देंगे, माल भेजना होगा तो एक्सपोर्ट वहां से करा देंगे। तो इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कौन, एक्स लिमिटेड। तो हमारे वाले पॉइंट में भी कुछ इस तरह से बात लिखी गई है कि अगर कोई एसएससी है जो बिजनेस करता है, जो स्पेसिफाइड बिजनेस करता है, किस चीज का, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग एंड इनलैंड, सेटिंग अप और ऑपरेट करता है एक इनलैंड कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशन नोटिफाइड एंड अप्रूव्ड अंडर द कस्टम एक्ट। अब देखिए कस्टम एक्ट ने अप्रूव करा होगा, ऐसा नहीं कोई भी आदमी कह देगा कि भैया मैं आपके माल के इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराने की जिम्मेदारी लेता हूं, लेके भाग जाएगा उसका माल। तो कस्टम उसको अप्रूव करेगा कि हाँ भाई ये हमारे ऑथराइज डीलर हैं, आप अपने माल को एक्सपोर्ट कराना चाहते हो इनके पास छोड़ दो, सारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ये करा देंगे और ये माल आपका हमारे पास आ जाएगा, पोर्ट तक आ जाएगा, इस माल को जिस पर्टिकुलर कंट्री में जाना है वहां पर भेज दिया जाएगा। गवर्नमेंट इसको क्यों बढ़ावा दे रही है, देखिए अब अगर मैं इस चीज को बढ़ावा ना दूं, जिस इंसान को पता ही नहीं कि एक्सपोर्ट में क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं, किस तरह के फॉर्म साइन किए जाते हैं या किस तरह के फॉर्म फिलअप किए जाते हैं, क्या फी वगैरह पे करनी होती है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को फील हो रहा है कि यार ऐसे एक्सपोर्ट करने में दिक्कत आएगी ऐसे, या कहीं से कोई माल मंगाना है, मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग, मुझे किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करनी है और उसके लिए मुझे चाइना से माल मंगाना है, तो मुझे और वो माल मंगाने के बाद में दोबारा हो सकता है एक्सपोर्ट करना हो, कुछ भी XYZ कुछ भी रीज़न हो सकता है, कुछ भी केस बन सकता है। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के प्रोसीजर को उसको ईजी करा जा सके। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि भाई इसको ईजी करना चाहिए,
एक्सपोर्ट को हमें ईजी करना चाहिए। तो कहते हैं कि अगर कोई ऐसा कोई बिजनेस कर रहा है जो इनलैंड कंटेनर डिपो की फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है और हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है आपके माल को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कराने में, तो हम उसके बिजनेस को स्पेसिफाइड बिजनेस मानेंगे। ठीक है, और ऐसा आईसीडी या कंटेनर फ्रेट स्टेशन नोटिफाइड और अप्रूव होगा कस्टम एक्ट 1962 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है बी कीपिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स। अब लीजिए, शहद या जो वैक्स वगैरह होता है, बी वैक्स वगैरह है, अगर आप उसका प्रोडक्शन कर रहे हो या बी कीपिंग वगैरह कर रहे हो, देखिए ये ना कई जगह आपने देखा होगा जो शहद वगैरह होता है, जो बी वैक्स वगैरह होता है, ये दवाइयों में फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बहुत यूज होता है। और ये बिजनेस को बढ़ावा देने का रीजन एक तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी यूज होता है, और ये जो है ज्यादातर छोटे तबके का बिजनेसमैन करते हैं, छोटे तबके के लोग करते हैं, बहुत ज्यादा हाई फाई बिजनेस नहीं होगा ये, या हो सकता है हाई फाई हो, लेकिन इस बिजनेस को भी बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि ये काफी एक तरह से देखा जाए बी कीपिंग का बिजनेस करना, हनी बनाना, एक तरह से ना जो वहाँ के लोकल गांव में जो पॉपुलेशन उनको थोड़ा सा रोजगार मिलता है, उनको थोड़ा सा बढ़ावा मिल जाता है। भाई वो अगर बी कीपिंग करेंगे या हनी बी वैक्स वगैरह का बिजनेस करेंगे तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, हो सकता है बाहर फॉरेन में भी डिमांड बढ़े और आसपास के एरियाज में जो है थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जिससे उनको पैसा कमाने का तरीका मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट ने ये भी सोचा भाई जब छोटे तबके के लोगों में जहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटी अवेलेबल नहीं, नॉर्मली आपने देखा होगा बी कीपिंग या जो प्रोडक्शन ऑफ हनी वगैरह का बिजनेस होता है ना, ये मैक्सिमम हिल एरिया में, पहाड़ी इलाकों में होता है क्योंकि वहां पर इजी होता है इसको करना। तो उस एरिया को भी ध्यान में रखा गया है कि साहब वहां पर ज्यादा बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं, लेकिन वहां के लोकल लोग इस तरह के बिजनेस को करना पसंद करते हैं, उससे उनको बेनिफिट होता है, इससे लोकल रोजगार उत्पन्न होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा। तो गवर्नमेंट ने कहा हम इसको भी स्पेसिफाइड बिजनेस की कैटेगरी में रखना चाहेंगे। ठीक है जी। उसके बाद आता है सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग वेयर हाउस फैसिलिटी ऑफ स्टोरेज ऑफ शुगर। देखिए चीनी, आपको पता है चीनी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है हिंदुस्तान में, तो क्या पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा होती है। चलिए पूरे वर्ल्ड की हम बात नहीं करें, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है। और अगर ऐसा भी हो सकता है अगर इसकी प्रॉपर स्टोरेज की फैसिलिटी ना हो, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग वेयर हाउस फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर, और अगर इसकी प्रॉपर स्टोरेज ना की जाए, क्योंकि देखिए प्रोडक्शन बहुत ह्यूज होता है इसका। अब चीनी बना दी, प्रोडक्शन कर दिया, कई मेट्रिक टन चीनी बना के रख दी है, लेकिन इसकी स्टोरेज प्रॉपर नहीं है तो चीनी तो खराब हो जाएगी, पानी लगते सब खराब हो जाएगा मटेरियल। तो गवर्नमेंट कहती है कि भैया खाली आप चीनी बना दी, बहुत अच्छी बात है, वो तो चीनी में नॉर्मली गवर्नमेंट रेगुलेटेड होती है, वहां से चीनी का प्रोडक्शन हो गया, लेकिन वहां पर इतनी कैपेसिटी नहीं होती है। भाई वहां पर उनका काम है प्रोडक्शन से ज्यादा प्रोडक्शन करना, लेकिन वहां पर इतनी कैपेसिटी नहीं कि चीनी को स्टोर किया जा सके। तो अगर आप ऐसा कोई बिजनेस करते हो जहां पर आप वेयर हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हो चीनी के स्टोरेज के लिए, तो आपके बिजनेस को हम स्पेसिफाइड बिजनेस की कैटेगरी में रखेंगे और हम आपको प्रोत्साहन देते हैं सेक्शन 35 AD के अंदर कि आप ऐसा बिजनेस करिए, चीनी को स्टोर कीजिए। ऐसे चीनी को स्टोरेज करके ब्लैक मनी नहीं, धांधली नहीं करनी है, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करानी है, ऐसा गोडाउन प्रोवाइड कराना है जहां पे चीनी को स्टोर किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है लेइंग एंड ऑपरेटिंग अ स्लरी पाइपलाइन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन। आयरन मतलब कच्चा लोहा। अब कच्चा लोहा कहां मिलता है? खदानों में होता है। कच्चा लोहा होता है खदानों में होता है। खदानों से कच्चा लोहा कैसे आता है बाहर? पाइपलाइंस के द्वारा। देखिए फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए ये एक बहुत बड़ा माइन है, ठीक है। इस माइन में बहुत सारी क्या होती है, मिट्टी वगैरह होती है। ये पूरा क्या है, पूरी खदान भरी हुई है। अब जो कच्चा लोहा होता है, ऐसा नहीं होता है कि हमें पता चल गया कि ये कच्चा लोहा है, ये कच्चा लोहा है, ये कच्चा लोहा है, इसे निकाल लो, ये ना मेरा कच्चा लोहा, ये निकाल लो, ये कच्चा लोहा, निकाल लो निकाल लो निकाल लो निकाल लो, ये कच्चा लोहा है, सब निकाल लो। ऐसा नहीं होता है। इस पूरी मिट्टी को निकालना पड़ेगा, पर्टिकुलर एरिया की सारी कई मीटर, कई हजारों लाखों करोड़ों टन मीट्रिक टन मिट्टी को निकालना पड़ता है। ठीक है, पूरी मिट्टी मीट्रिक टन की जितनी मिट्टी सबको निकालना पड़ता है। फिर इस मिट्टी का फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। इस मिट्टी के अंदर जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो छोटे छोटे दाने होते हैं, वो आयरन फॉर्म में होते हैं। वो मशीन के द्वारा वो सेग्रीगेट कर देते हैं कि जो भी आयरन फॉर्म के मटेरियल होगा वो अलग चले जाएंगे और जो मिट्टी होगी वो अलग चली जाएगी। तो ऐसे लाखों टन आयरन और कच्चा लोहा निकल के अलग हो जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि साहब ये जो खदानों में मशीन लगी रहती है ना, ये इन्होंने क्या काम, खदान में क्या, अब खदान से पूरी मिट्टी बाहर निकालेंगे तो कई अरब टन मिट्टी है, वो तो पूरी बाहर निकालने में तो वेस्ट है।
तो हमें क्या करना है, हमें खदान से सिर्फ आयरन ओर बाहर चाहिए। तो हमने खदान में तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस से क्या करा, हमने इस मिट्टी से आयरन ओर बाहर निकाल दिया, ये हमारा बाहर आ गया, ये हमारा फाइनल आयरन ओर है, ये बाहर निकाल दिया। लेकिन इस आयरन ओर को ग्राउंड पे लेके, इस आयरन, अभी ये मेरा क्या है, पूरी माइन के अंदर ही है, पूरी एक तरह से माइन ही है, पूरा अंदर पूरा गड्ढा, बहुत बड़ा गड्ढा, आपने देखा होगा कोल माइंस वगैरह, वहां पे ये सब काम ही होता है। कोल माइन अलग होती है, आयरन माइन अलग होती है, हालांकि जैसे डिपेंड करता है एरिया में कहाँ पर क्या चीज़ मिलेगी, उस तरह से माइन में बहुत बड़ी माइंस होती है। अब ये आयरन और उस माइन से अलग हो गया। अब प्रॉब्लम ये, आयरन और वहाँ पड़े पड़े तो कुछ यूज़ होगा नहीं, इसको बाहर लेके जाना पड़ेगा, प्रोडक्शन में लेके आना पड़ेगा, जहाँ पर लोहे का काम होता है वहाँ पर लेके जाना पड़ेगा। ठीक बात है, और काफ़ी ढलान में होती है, काफ़ी गहराई में होती है ये सब चीज़। तो वहाँ पे क्या काम करा जाता है कि एक ना पाइपलाइन डाली जाती है, ऐसे पाइपलाइन डाली जाएगी, ये पाइपलाइन डाली जाएगी, इस पाइपलाइन के थ्रू जितना भी आयरन ओर है, इस पाइपलाइन के थ्रू आयरन को बाहर निकाला जाए। इस पाइपलाइन के थ्रू जितना भी आयरन ओर है, ये आयरन ओर है, इस पाइपलाइन के थ्रू इस आयरन ओर को बाहर निकाला जाए। तो ये जो पाइपलाइन है ना, ये वाली जो पाइपलाइन हम बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द स्लरी पाइपलाइन, दैट इज कॉल्ड द स्लरी पाइपलाइन। मैं आपको इसकी एक फोटो भी दिखाने की कोशिश करता हूँ स्लरी पाइपलाइन की। देखिए, ये देखिए, इस तरह की पाइपलाइंस होती हैं कुछ ये क्या है, ये माइंस में जाती हैं पाइपलाइंस, और उस माइंस में जो आयरन ओर हमने कच्चा लोहा बाहर निकाला हुआ है, वो आयरन ओर इस पाइपलाइन के थ्रू माइन से बाहर आता है, फिर वो ट्रकों में लोड होकर अलग अलग जगह चला जाता है। तो कुछ इस तरह से इसका काम किया जाता है। तो कहता है कि अगर आप लेइंग एंड ऑपरेटिंग, बिछाते हो और ऑपरेट करते हो, क्या स्लरी पाइपलाइन, स्लरी पाइपलाइन मतलब क्या होता है, स्लरी पाइपलाइन मतलब कोई इस तरह की पाइपलाइन जो आयरन ओर निकालने के लिए, आयरन ओर निकालने के लिए यूज करी जाती है, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर। अच्छा, इसको स्लरी क्यों बोलते हैं? इसको स्लरी बोलने का रीजन ये होता है कि ये पाइपलाइन का यूज बेसिकली स्पेसिफिक इसलिए करा जाता है, ये पाइपलाइन का बनाने का पर्पज ही यही होता है कि ये बेसिकली एक स्पेशल मटेरियल से बनाया जाता है जो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होता, थोड़ा मतलब इस तरह से यूज़ हो जाए कि हम अपनी माइंस वगैरह से आयरन ओर हो या कोई पर्टिकुलर मेटल हो, उसको हम ईजिली बाहर निकाल सकें। तो स्लरी पाइपलाइन का मोटिव यही होता है, इसको बनाया ही इंजीनियर ने इस पर्पज से कि हम जो भी अपना ज़मीन के अंदर जितना भी मटेरियल है, आयरन ओर है या मटेरियल और भी दुनिया भर के कॉपर है या बाकी जो चीज़ें हैं, वो हम ईजिली इसको एक्सट्रैक्ट कर पाएँ, वहाँ से निकाल पाएँ। तो इसलिए इसको स्लरी पाइपलाइन बोलते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन यूनिट, सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन यूनिट, if such unit is notified by the board CBDT in accordance with the prescribed guideline। अब ये होता है सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन यूनिट। बेसिकली ये एक प्रोसेस होता है इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने के लिए। अब एक बात बताइए, कोई कंपनी अगर कोई ऐसी यूनिट लगा रही है जिससे वो आईसी बनाए, और आईसी कहाँ यूज नहीं होती, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, डेस्कटॉप में, टीवी में, फोन्स में, कहाँ पर आईसी सर्किट यूज नहीं होता? आजकल तो सब जगह आईसी सर्किट यूज होता है, बिना उसके तो काम ही नहीं होगा। तो क्या गवर्नमेंट इस तरह के बिजनेस को प्रमोट नहीं करना चाहिए? तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर कोई ऐसा बिजनेस करता है जिसने सेटअप करा और ऑपरेट कर रहा है किसको, सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन यूनिट को, इफ सच यूनिट इज नोटिफाइड बाय द बोर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब गाइडलाइन, और इस यूनिट से बेसिकली आईसी सर्किट्स बनती हैं। इसकी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आईसी सर्किट बनाई जाती है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन यूनिट के थ्रू आईसी सर्किट बनती है और ऐसी यूनिट सीबीडीटी के द्वारा नोटिफाई होनी चाहिए। डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग, लास्ट पॉइंट, डेवलपिंग और मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग एंड डेवलपिंग या मेंटेन, डेवलप कर रहा हो या मेंटेन कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, मेंटेन और ऑपरेट कर रहे हो, या फिर डेवलप कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो या ऑपरेट भी कर रहे हो। देखिए इसमें तीन कंडीशन है, या तो आपने डेवलप करी हो, या फिर मेंटेन कर रहे हो और ऑपरेट कर रहे हो, डेवलप ना करी हो, या फिर डेवलप भी करी हो, मेंटेन भी कर रहे हो, ऑपरेट भी कर रहे हो। मतलब तीनों में से कुछ भी हो जाए। ये तो आपने खाली डेवलप करी है, क्या छोड़ दी, या आपने डेवलप नहीं करी, मेंटेन कर रहे हो और ऑपरेट कर रहे हो, या फिर आपने डेवलप भी करी, मेंटेन भी करी, ऑपरेट भी करी, क्या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में बहुत कुछ बातें आ जाएंगी। देखिए क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, मीन्स अ रोड इंक्लूडिंग
टोल रोड। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या हो सकता है? रोड, डैम, ब्रिज, टोल रोड, रेल सिस्टम, हाईवे प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग हाउसिंग और अदर एक्टिविटी being an integral part of the highway project, a water supply project, water treatment project, irrigation project, sanitation, sewerage system, solid waste management system, port, airport, waterway, inland port, navigation, channel in the sea। जितना भी अगर इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को आपने डेवलप करा है या फिर आपने डेवलप नहीं करा, आप सिर्फ ऑपरेट या मेंटेन कर रहे हो, या फिर आपने डेवलप, ऑपरेट, मेंटेन, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? एयरपोर्ट्स। आपने देखा है अडानी कई सारे एयरपोर्ट्स को क्या है पूरा मेंटेन रखता है, पूरा डेवलप किसी और ने कराया, डेवलप मान लीजिए जीएमआर ने कराया, मेंटेन कौन कर रहा है? अडानी। इसका मतलब क्या जीएमआर वाले को भी, जिसने डेवलप करा है, पूरा बनाया है, उसको भी स्पेसिफाइड बिजनेस में बोला जाएगा? हाँ, सब उसको भी स्पेसिफाइड बिजनेस में बोला जाएगा। अडानी उसको मेंटेन कर रहा है या कोई और कंपनी एयरपोर्ट को मेंटेन कर रही है, ऑपरेट कर रही है, क्या उसको भी स्पेसिफाइड बिजनेस की डिडक्शन मिलेगी? हाँ सर, उसको भी स्पेसिफाइड डिडक्शन, बिजनेस की डिडक्शन। तो अगर किसी भी तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बहुत बड़ी है, कोई टोल रोड बनाई है, ब्रिज बनाया है, रेल सिस्टम है, हाईवे प्रोजेक्ट है इंक्लूडिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट है, हाईवे प्रोजेक्ट, वाटर सप्लाई है प्रोजेक्ट है, वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम है, इरिगेशन प्रोजेक्ट है, सैनिटेशन है, सीवरेज है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, पोर्ट, एयरपोर्ट, इनलैंड वाटर और इनलैंड पोर्ट, नेविगेशन, जैसे कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपका बिजनेस स्पेसिफाइड बिजनेस की कैटेगरी में माना जाएगा और स्पेसिफाइड, और आपको सेक्शन 35AD के अंदर डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो कुछ सेक्शन 35AD के अंदर स्पेसिफाइड बिजनेस के बारे में बताया कि सब स्पेसिफाइड बिजनेस होते कौन कौन से। अब तो हमें पता चल गया सब स्पेसिफाइड बिजनेस होते कौन कौन से, हमने भी डिस्कशन कर लिया। लेकिन स्पेसिफाइड बिजनेस हैं तो हैं, अब क्या करें? इसके लिए बेनिफिट क्या है? बेनिफिट है ना, अब बेनिफिट की तो बात करनी है। बेनिफिट क्या है? कहता है कि ऐसे बिजनेस को जो स्पेसिफाइड बिजनेस है, पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि भैया स्पेसिफाइड बिजनेस है कौन सा। हमने डिफाइन कर लिया स्पेसिफाइड बिजनेस, ये मेरे स्पेसिफाइड बिजनेस है। अब इनको क्या बेनिफिट है? कहते हैं कि 100% डिडक्शन मिलेगी किसको? शेल बी अलाउड फॉर एनी एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर। लो जी, सबसे बढ़िया बात क्या हुई? सबसे बढ़िया बात ये होगी कि भैया आपने अगर कोई प्लांट, मशीनरी या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, कोई भी कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर करा है, आपको उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करना है, आपको 100% डिडक्शन दे दी। 100% डिडक्शन शेल बी अलाउड फॉर एनी एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द अबव स्पेसिफाइड बिजनेस। और स्पेसिफाइड बिजनेस अभी भी हमने सेक्शन 35AD में पूरा कंप्लीट पढ़ा है। कैरिड ऑन बाय एसएससी हु ऑप्ट्स टू बी अलाउड डिडक्शन। अगर मैं ये डिडक्शन लेना ही नहीं चाहता, 35AD मुझ पर लगे, लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहली लाइन में बताया था कि सेक्शन 35AD was introduced to allow investment incentive, tax incentive to an SSC carrying certificate shall be allowed to the SSC who is carrying on the following business and he opts to be allowed. He opts to be allowed. उसने चुना है ऐसी डिडक्शन लेने के लिए। ऐसा भी होगा कोई नहीं भाई, अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम में जाऊं तो यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलेगी। मुझे 35AD में डिडक्शन कब मिलेगी? जब मैं ओल्ड टैक्स रिजीम में हूं। मुझे 35AD में डिडक्शन तब मिलेगी जब मैं ओल्ड टैक्स रिजीम में हूं। ये पॉइंट हम बाद में पढ़ना था, लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूं कि सेक्शन 35AD डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD शैल नॉट बी अलाउड अंडर न्यू टैक्स रिजीम। अब देखिए, मैं असेसी हूं, मैंने सेक्शन 35AD चुना ही नहीं। क्यों? मैं क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में चला गया। न्यू टैक्स रिजीम में चला गया तो मैंने ऑप्ट ही नहीं करा सेक्शन 35AD, तो क्या मुझे डिडक्शन मिल जाएगी? नहीं साहब, मुझे डिडक्शन क्यों मिलेगी? मुझे डिडक्शन नहीं मिलेगी ना। यही बात बोली गई कि असेसी जो चुन रहा है 35AD में डिडक्शन लेना, उसको 100% डिडक्शन मिल जाएगी अपने कैपिटल नेचर की, एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर की उस खर्चों के लिए जो कि उसने पूरी तरह से स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए करे हैं ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर इन विच सच एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हिम। उस प्रीवियस ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर में उसने वो एक्सपेंडिचर करे हैं। ठीक है, 100% डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन हमेशा ध्यान देना, पूरे एंटायर पीजीपी पे हेड के अंदर एक तो आपको कभी भी लैंड के लिए कभी भी कोई कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर डिडक्शन नहीं मिलेगी कभी भी। क्या लैंड पे डेप्रिसिएशन मिलता है? नहीं। जब डेप्रिसिएशन नहीं दे रहे तो फिर डिडक्शन कैसे दे देंगे? 100% वाली लैंड पे नहीं मिलेगी, गुडविल पे नहीं मिलेगी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब गुडविल पे क्यों नहीं मिलेगी? देखिए, आप स्पेसिफाइड बिजनेस कर रहे हो, मान लीजिए आपने कहीं से बिजनेस खरीदा, किसी का स्पेसिफाइड बिजनेस खरीदा, या आपने कोई बिजनेस खरीदा, बाद में उसको स्पेसिफाइड में कन्वर्ट करा दिया और आपने 10 करोड़ रुपए गुडविल के पे करे क्योंकि उस बंदे के बहुत ही नाम, शौहरत, बड़े बड़ा नाम था, आपने उसकी ब्रांड वैल्यू खरीदी 10 करोड़ रुपए। भैया आपने 10 करोड़ रुपए
गुडविल के लिए खर्च कर दिए। हमने क्या ये कहा था कि आप दूसरे का बिजनेस खरीद लो और हम आपको उसके कैपिटल नेचर के अपने जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर उसके डिडक्शन दे देंगे। हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर डिडक्शन कही है स्पेसिफाइड बिजनेस करने के लिए, किसी की ब्रांड वैल्यू खरीदने के लिए थोड़ा ना। गवर्नमेंट को क्या फायदा हो गया अपने ब्रांड वैल्यू खरीद ली तो? हमें तो कोई फायदा नहीं है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट कहती है बिजनेस करो, बिजनेस पे खर्चा करो, हम आपको डिडक्शन देंगे। तो लैंड पे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, गुडविल पे कोई डिडक्शन मिलेगी। और एक बात बताइए, आपने किसी कंपनी का कोई इक्विटी शेयर से डिबेंचर खरीद लिए, क्या मैं आपको उसकी डिडक्शन दे दूं? नहीं साहब, मैं आपको उसकी डिडक्शन नहीं दे। तो लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में होने वाले खर्चों की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, वुड नॉट बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन। लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे होने वाले खर्चों की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड पॉइंट कहता है वेयर द असेसी इनकर्स एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अ पेमेंट। अब इसमें देखो मैं छोटा सा नक्शा बता दूं कि अगर आपने 10,000 से ज्यादा एक्सीड्स 10,000, मतलब 10,000 तक की बात नहीं कर रही, अगर आपने 10,000 से ज्यादा के खर्चे विदाउट इलेक्ट्रॉनिक मोड, विदाउट बैंकिंग चैनल को इस्तेमाल किए हुए करे हैं तो हम आपको उसकी डिडक्शन नहीं देंगे। का मतलब ये हुआ 10,000 तक के खर्चे अब विदाउट बैंकिंग चैनल, विदाउट इलेक्ट्रॉनिक मोड कर लो, कैश दे दो, बियरर चेक दे दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बियरर चेक भी नॉन वो होगा ना, ट्रेस नहीं हो सकती ट्रांजेक्शन। अकाउंट पे चेक तो आपका भाई बैंकिंग में आ गया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन हो गया, ट्रेस हो सकती है ट्रांजेक्शन। तो कहता है वेयर द असेसी इनकर्स एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट, पेमेंट या एग्रीगेट ऑफ पेमेंट मेड टू अ पर्सन इन अ डे अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक इन अ डे, एक दिन में, otherwise than by an account pay check, draft drawn on a bank or use of ECS through a bank account exceeds 10,000, such expenditure shall not be eligible for deduction। इसका मतलब हर दिन आप 9,999 तक की कैश पेमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको 10 करोड़ की पेमेंट करनी है, लगे रहो 9,999 की डेली पेमेंट करने में, ऐसा नहीं होगा ना। क्योंकि जितने भी हमने बिजनेस की बात करी ना, आप देखिए कोई एयरपोर्ट बना रहा है, 10-10 हज़ार के खर्चे हो रहे होंगे उसके, खुद सोच के देखो। कोई टोल ब्रिज बना रहा है, 10-10 हज़ार के खर्चे हो रहे होंगे उसके। कोई होटल बना रहा है, कोई हॉस्पिटल बना रहा है, कोई स्टोरेज फैसिलिटी दे रहा है शुगर के लिए, कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का गोडाउन बना रहा है, भाई करोड़ों रुपए का खर्च होता है। तो यहां पर कहा है कि भैया आप एक दिन में 10,000 से ज्यादा की पेमेंट कर रहे हो, आपने एक पेमेंट या एग्रीगेट ऑफ पेमेंट 10,000 से एक्सीड कर दी, वो भी कैश में कर दी है, या आपने चैनल यूज नहीं करे, अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट ड्रॉन ऑन अ बैंक और यूज ऑफ ECS थ्रू अ बैंक अकाउंट एक्सीड 10,000, such expenditure shall not be eligible for deduction. The prescribed electronic mode include credit card, debit card, net banking, IMPS, UPI, RTGS, NEFT, भीम, आधार पे एक्सेट्रा। ये मेरे जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड के तरीके हैं। आजकल तो भाई इलेक्ट्रॉनिक मोड बहुत जोर शोर से काम कर रहा है, जगह जगह UPI पेमेंट होती है। तो कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक मोड हैं? क्रेडिट कार्ड हो सकता है, डेबिट कार्ड होता है, नेट बैंकिंग, IMPS, UPI, RTGS, NEFT एंड भीम आधार पे। CBT नोटिफिकेशन नंबर 8/2020 डेटेड 29/1/2000। तो सिंपल सी बात है, 10,000 तक की पेमेंट आप कैश में कर लो किसी पर्टिकुलर डे पे, लेकिन 10,000 से ज्यादा की पेमेंट कर रहे हो तो भैया इलेक्ट्रॉनिक मोड या फिर अकाउंट पे चेक या ड्राफ्ट ड्रॉन ऑन अ बैंक के थ्रू ही करो, या फिर ECS के थ्रू करो। 10,000 से ज्यादा की पेमेंट इन अ डे, और 10,000 से ज्यादा अगर कैश में करनी है तो 9,999 तक कर सकते हो, बल्कि 10,000 तक कर सकते हो। 9,999 क्यों कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं ना 10,000 से एक्सीड ही नहीं होनी चाहिए। 10,000 तक तो आप कैश में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 एक जहां हुए तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, आपने अगर कैश में कर दिया। ऐसा नहीं होगा कि 1 रुपए की डिडक्शन नहीं देंगे, 10,000 की दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको किसी भी अमाउंट की डिडक्शन नहीं मिलेगी फिर। ठीक है, तो ध्यान रखना पड़ेगा भैया, हमें पूरा सब मैक्सिमम चीज़ें जो है ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी। चलिए जी, अगले पॉइंट पे आते हैं।